हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। फार्माकोलॉजी सीरीज़ में जो कि हमने 4th सेमेस्टर का स्टार्ट किया था यूनिट 4, उसके अंदर हम पहुंचे हैं एपिलेप्सी के अंदर। आज हम पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। तो एंटी एपिलेप्टिक यानी कि वो ड्रग जो एपिलेप्सी के अगेंस्ट काम करती हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी होती क्या है। तो एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसको करेक्टराइज किया जाता है सीजर्स के द्वारा। ठीक है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, ये तो आप समझ गए हो। दूसरा करेक्टराइज यानी कि सिम्टम्स कैसे हैं इसके, सीजर्स होते हैं इसके अंदर, दौरे पड़ना, मिर्गी आना, ये सब क्या कहलाता है आपका एपिलेप्सी के ही अलग अलग नाम है। इसके अंदर होता क्या है, अब आपको इसके बारे में पता है कि जब भी मैसेज जो हमारा कन्वे होता है ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन, ये किस फॉर्म में होता है, हमारा नर्व्स की फॉर्म में होता है। और नर्व्स क्या सिक्रीट करती है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब वो नर्व का कंडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, फायरिंग होने लग जाए, नर्व की नर्व फायरिंग होने लग जाए बहुत फास्ट, तो एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा होता है नर्व का, है ना। तो नर्व एक्साइटेशन की वजह से वो सारा का सारा सिस्टम आपका इम्बैलेंस हो जाता है और इसी वजह से होता है आपका एपिलेप्सी। तो आप क्या करोगे, इसे कूल डाउन करोगे, रिलैक्स करोगे, यानी कि है ना, जो ओवर एक्साइटमेंट हो रहा है उस एक्साइटमेंट को कम करने के लिए जो ड्रग दोगे, तो कौन सी ड्रग इसके लिए हम ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, सारी की सारी CNS डिप्रेसिव ड्रग्स। उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जनरल बात कर लेते हैं एपिलेप्सी के बारे में, होता क्या है और इसको कैसे डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। चलो बात करते हैं एपिलेप्सी के बारे में। ठीक है, एपिलेप्सी मींस कन्वर्जन। ये क्या है, कन्वर्जन। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड शॉर्ट। क्यों? क्योंकि बोर्ड के ऊपर सारा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना इतना पॉसिबल है नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए अच्छे से इंक्लूड करके मैंने हैंडमेड्स नोट बनाए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो G ड्राइव का लिंक है वहाँ पे क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कलरफुल चार्ट्स अच्छे से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे डायग्राम के साथ, वहाँ उनको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हो। ये समझने के लिए सिर्फ मैंने कुछ टर्म्स लिखे, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मींस कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब मिर्गी आना, दौरे आना। तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं, सीजर्स आना। ठीक है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। जी ठीक है, बिल्कुल ब्रेन का डिसऑर्डर है ये। करेक्टराइज बाय, इसकी पहचान क्या है, क्या है इसका करेक्टरिस्टिक, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिसरिथमिया। ठीक है, पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिसरिथमिया। पैरोक्सिमल मतलब जो कि एकदम से सडन हो, अचानक से हो, है ना, उसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। ब्रेन डिसऑर्डर जो अचानक से हो। सेरेब्रल मतलब ब्रेन की बात हो रही है। डिसरिथमिया यानी कि हमारा ब्रेन रिदम में नहीं चल रहा है, जैसे जनरली रिदम में चलता है जिस हिसाब से वैसे ना चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मेलिटी। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल सेरेब्रल डिसरिथमिया। अचानक से सडन हो, मैं लिख देता हूं साइड में कि प्रोक्सिमल का मतलब सडन, सेरेब्रल मतलब ब्रेन रिलेटेड है, और डिसरिथमिया मतलब रिदम एबनॉर्मल है ना, जो आपकी रिदम है, जिस तरीके से काम करता है हमारा ब्लड ब्रेन, वो एबनॉर्मल हो गई है। तो सडन ब्रेन रिदम के अंदर जो एक्टिविटी इधर उधर होने लगती है, तो वो आपका क्या होगा, कन्वर्जन होगा या फिर एपिलेप्सी होगा। टाइप देख लेते हैं इसके, टाइप कौन कौन से हैं। तो इसके टाइप है जनरलाइज सीजर एंड पार्शियल सीजर। जनरलाइज एंड पार्शियल, इसका मतलब समझिए आप, पार्शियल का मतलब हुआ जब आपके ब्रेन का कोई पार्ट अफेक्ट होगा, उसे हम कहेंगे पार्शियल सीजर। और जनरलाइज मतलब कोई भी जनरल या फिर पूरा का पूरा ब्रेन अगर आपका अफेक्ट हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं कि पूरा ब्रेन ही अफेक्ट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे जनरलाइज सीजर, और ये आपका पार्शियल। जनरलाइज मतलब जनरल, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, और पार्शियल मतलब वो सिम्टम्स आएंगे जो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, वहां से आया पार्शियल। ठीक है, जनरलाइज के टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट आपका टोनिक क्लोनिक सीजर, सेकंड एब्सेंट सीजर, फिर मायोक्लोनिक सीजर। और पार्शियल के टाइप हो गए आपके सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। यानी कि पार्शियल को इसमें दो टाइप में डिवाइड कर दिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए इनको अच्छे से समझते हैं। जनरलाइज सीजर के बारे में बात करते हैं। तो जनरलाइज में सबसे पहला आएगा जनरलाइज टोनिक क्लोनिक। ठीक है, अब टोनिक क्लोनिक के नाम से अभी इसमें समझोगे आप कि कैसे इसका नाम रखा गया, उसको कैसे कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आता है इसमें क्या होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। सबसे पहले क्या होता है, ओरा एपिलेप्टिक। ओरा एपिलेप्टिक, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो वार्निंग सिम्टम्स की तरह, एक वार्निंग आ रही है, एक सेंसेशन आ रही है हमारी बॉडी में, ओरा एक डेवलप हो रहा है, जिससे पता चलना है कि अब एपिलेप्सी के दौरे आने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, ओरा के बारे में पढ़ा नहीं, सुना होगा, अब तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है फार्माकोलॉजी बैचलर लेवल पे, माइग्रेन को हटा दिया है। तो माइग्रेन के अंदर क्या होता है, पहले ओरा डेवलप होता है, पता चलने लगता है कि मुझे माइग्रेन होने वाला है। यार जिसको ये प्रॉब्लम होती है माइग्रेन की, उनसे आप बात करके देखना कि उन्हें पहले एहसास होने लगता है कि उन्हें माइग्रेन पेन या माइग्रेन अटैक होने वाला है। ठीक है, झंझनाहट से उनके सर में एक महसूस उन्हें होने लगती है, दैट इज कॉल्ड ओरा डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओरा एपिलेप्टिक, यानी कि उन्हें पहले ही वार्निंग सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, वार्निंग साइन कि आपको एपिलेप्सी आएगी। उसका नेक्स्ट क्या होता है, क्राई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस उनकी जाएगी, ठीक है, यानी कि होश खो देंगे, लेकिन कैसे, क्राई के साथ साथ उनके मुंह से आवाज़ निकलेगी। वो उन्हें नहीं पता वो कैसे वो आवाज़ आ रही है, वो रोने की आवाज़ भी हो सकती है, वो मौन करने की आवाज़ भी हो सकती है, वो आवाज़ उन्हें नहीं पता जिसको एपिलेप्सी है कि वो इस तरीके की आवाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ रहने वालों को पता होता है कि जब ये बेहोश होकर गिरते हैं तो इनके मुंह से आवाज़ में निकलती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ओरा एपिलेप्टिक, देन क्राई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन फॉल टू द ग्राउंड, गिर गया जमीन पे, और उसके बाद आता है आपका टोनिक फेज एंड क्लोनिक फेज। टोनिक के बाद आता है क्लोनिक। टोनिक में क्या होता है, टोनिक के अंदर क्या होता है, आपकी मसल ट्विच करना स्टार्ट कर देती है ना, जैसे आपने देखा होगा अकड़ना, किसी की बॉडी अकड़ जाती है, दौरे पड़ते होंगे, आपने देखा होगा उसकी पूरी मसल अकड़ जाती है, ऐसे उल्टे सीधे हाथ पैर होते हैं उसके, बार बार उठता है गिरता है।
ठीक है। ये थोड़ा इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि एक मूवी है ना भूल भुलैया, उसमें जो मंजुलेखा का रोल है विद्या बालन जी ने अच्छे से निभाया। उसमें आप देखोगे कि उन्हें जो दिखाएगा कि बिल्कुल ही वो अपने कंट्रोल में नहीं है, अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहे हैं, वो क्या है आपका टॉनिक क्लोनिक सीजर के ही सिम्टम को वो दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अलग ही चीज़ में लेकर भूत प्रेत दिखा रहे थे, असल में वो एपिलेप्सी के सिम्टम है। तो ये क्या हुआ टॉनिक फेज। फिर आता है क्लोनिक फेज। टॉनिक फेज तो था कि जब आपकी मसल पूरी की पूरी जगड़ गई, आप उनको तोड़ मरोड़ रहे हो। क्लोनिक फेज में तोड़ मरोड़ के साथ साथ पेन का एहसास बहुत सीवियर होता है, यानी कि इसे आप कह सकते हो जैसे बाय का पेन होता है ना, अब मसल आपकी स्ट्रेच हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो वैसा वैसा इसके अंदर फीलिंग होता है। टॉनिक के बाद आया क्लोनिक फेज, हो गया मसल की जकड़न होगी। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, फिर पेशेंट की बॉडी जो थोड़ी थोड़ी रिलैक्स करने लगती है। रिलैक्स करने के बाद क्या होता है पोस्ट एपिलेप्टिक ऑटोमेजिम। पोस्ट मतलब बाद में, किसके एपिलेप्टिक का जो दौरा पड़ा उसके बाद ऑटोमेटिज्म, आपकी जो मसल है वो ऑटोमेटिक अपने प्रीवियस उसके अंदर आने लगती है, रिकवर करने लगती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक। आप समझो कि बॉडी इसके अंदर पूरी की पूरी तोड़ मरोड़ हो रही है आपकी बॉडी के साथ, तो ये हो गया आपका टॉनिक क्लोनिक। उसके बाद आता है एब्सेंट सीजर। नाम से पता चल रहा है एब्सेंट सीजर कि इस टाइप के सिम्टम्स जो इसके अंदर आए थे ऐसे इसके अंदर नहीं होते हैं, तभी तो हमने कहा एब्सेंस है, वो चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। एब्सेंट सीजर ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर कुछ तोड़ मरोड़ हो रही है, जकड़न हो रही है, या जमीन पे गिर रहा है बंदा और गिरते गिरते उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता, तभी उसे बोला गया एब्सेंट सीजर। तो इसके अंदर होगा क्या सडन ऑनसेट ऑफ स्टारिंग, अचानक से होगा, क्योंकि यहाँ से हम समझ चुके हैं पैरोक्सिमल है यानी कि सडन होगा। अचानक से क्या होगा ऑनसेट ऑफ स्टारिंग, एक ही जगह पे जो पेशेंट है घूरता रहेगा बड़ी बड़ी आंखें करके, एक ही जगह पे नजर, उसकी कोई आई मूवमेंट नहीं होगी, ना आई बॉल मूवमेंट होंगे, ना आई लीड मूवमेंट होंगे, यानी कि उसका एपिलेप्सी का दौरा आने वाला, वो एक ही जगह घूरता रहता है बुरी तरीके से। ठीक है, फर्स्ट ये होगा। उसके बाद क्या होगा अनरिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप उसे कितना स्टिमुलस दो, आप उसे कितना ही बात करने की कोशिश करो, अब वो डिपेंड भी करता है कि कौन सी स्टेज है भाई एपिलेप्सी की, तो कैसा रहेगा वो अनरिस्पॉन्सिवनेस रहेगा। और उसके बाद क्या होगा अनरिस्पॉन्सिवनेस के बाद शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा नीचे रहे मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, मोमेंट्री लॉस, कुछ टाइम के लिए मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी जो कॉन्शियसनेस थी कुछ टाइम के लिए चली जाती है, दूसरे कहते हैं हम मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अनरिस्पॉन्सिव के बाद ये अगला स्टेप आता है। ठीक है, तो ये होगा एब्सेंट सीजर। इसके अंदर वो सारे के सारे सिम्टम्स नहीं आए ना जो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक में थे, इसलिए इसको बोला एब्सेंट सीजर। नेक्स्ट टाइप आपका मायोक्लोनिक सीजर। क्लोनिक मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, यानी कि मसल के साथ ट्विचिंग हो रही है, फेसिकुलेशंस हो रही हैं। मायो मतलब मसल, ठीक है, तो मायोक्लोनिक सीजर इसके जैसा ही होता है ये। ठीक है, मायोक्लोनिक आपकी मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, सिंगल और मल्टीपल, एक बार भी हो सकता है और बार बार भी दौरे पड़ सकते हैं। सडन और मल्टीपल, सडन अचानक से, ब्रीफ छोटा सा टाइम के लिए, शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शन, आपकी बॉडी में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल के अंदर जैसे आपको करंट लगा हो एकदम से, इस तरीके से झंझनाहट होगी पूरी बॉडी में, अचानक से मसल आपकी बहुत बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो होगा आपका मायोक्लिनिक। मायो का मतलब होता है मसल, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके जनरलाइज। उसके बाद बात करते हैं पार्शियल की। तो सिंपल पार्शियल सीजर, देखो जैसे मैंने बताया था पार्शियल का मतलब ही होता है कि कौन सा पार्ट आपका अफेक्ट हो रहा है ब्रेन का। तो फर्स्ट लाइन यही है, डिपेंड अपॉन द रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स इन्वॉल्व, आपके ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है उसका कौन सा रीजन उसमें इन्वॉल्व है। हालांकि अब इसका नाम फ्रंटल सीजर रख दिया गया है क्योंकि ये पता चल चुका है कि इसके अंदर क्या होता है आपके ब्रेन का मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है आपके ब्रेन का फ्रंटल एरिया अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको फ्रंटल सीजर के नाम से भी जाना जाता है। तो डिपेंड अपॉन द रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स इन्वॉल्व, आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। मे बी कन्वर्जन दौरे आ सकते हैं इस तरीके के, मे बी बट विदाउट लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें जो पेशेंट है वो अपनी सेंसेशन लॉस नहीं करता, उसे कॉन्शियसनेस होती है, उसे होश होता है, अवेयर होता है वो। ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स इसी का पार्शियल का ही कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो ओरा की डेवलपमेंट होती है। ओरा भी मैंने आपको बताया था क्या था, यहाँ पे आपको बताया था ओरा मतलब कि आपको वार्निंग सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। एमनेशिया कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस होना उसका स्टार्ट होता है, और मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। एमनेशिया के बाद क्या होगा एबनॉर्मल बिहेवियर, वो बिहेव एबनॉर्मल करेगा, एक जगह घूर रहा है तो घूरता चला जाएगा, खाना खा रहा तो खाता चला जाएगा, तोड़ फोड़ करना। तो वो जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है कि कौन सा आपका जो ब्रेन का पार्ट है वो अफेक्ट हुआ है, उसी के बेसिस पे उसके सिम्टम्स आएंगे। जो वो ब्रेन का पार्ट जो भी फंक्शन करता था वही आपका अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर, फिर से वही ऑटोमेटिज्म, अब रिकवरी की फेज आ गई ना, ऑटोमेटिज्म अपने आप ही उसकी बॉडी ऑटोमेटिक स्टेट में आने लगती है। एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, बैलेंस नहीं रहती है, चेतना तो है उसकी बॉडी में लेकिन वो इम्पेयर्ड है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप ऑफ एपिलेप्सी के अंदर आने वाले सीजर यानी कि टाइप ऑफ सीजर और उनके सब टाइप। अब हम पढ़ेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट क्या, इसका क्लासिफिकेशन, जो जो ड्रग्स इसके अंदर हम यूज करते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों होते हैं, जब आपकी जो नर्व है वो एक्स्ट्रा फायरिंग कर देती है तो आपका ब्रेन एक्साइटेशन फेज में चला जाता है, एक्स्ट्रा एक्साइटेशन होती है, तो उसको कम करने के लिए आपके सीनस को डिप्रेस करना पड़ेगा। तो इससे आप ये बात भी समझ सकते हैं कि हम इनके कौन सी ड्रग देंगे जो सीएनएस डिप्रेजेंट होंगे, आपके सीनस को जो डिप्रेस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट में।
चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में इसकी कौन कौन सी ड्रग है? सबसे पहली कैटेगरी है इसकी हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन में आ गया आपका फेनिटोइन और फोस्फोफेनिटोइन। सेकंड है बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटोन। बार्बिचुरेट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, पूरी की पूरी ड्रग की लिस्ट इसमें हम पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद है इम्यूनोस्टेलोबिन्स। इम्यूनोस्टेलोबिन्स के आपके एग्जांपल है कार्बामाजेपिन और ऑक्साकार्बाजेपिन। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की। सोडियम वैल्पोरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीपैट में, आउट ऑफ दीज। उसके बाद आपकी डाइवल्प्रोएक्स। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी सक्सीनामाइड, जिसका एग्जांपल आपका इथोसक्सीमाइड। उसके बाद बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन की भी मैंने ज़्यादा एग्जांपल इसमें इंक्लूड किए नहीं है, जैसे लोराजिपाम, डायजापाम, ऑक्साजिपाम अलग अलग है, वह पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अदर्स ड्रग, वो कौन कौन सी आपकी लेमोट्रिगिन, टोपिरामेट, गाबापेंटिन, टिगाबिन एंड विगाबैट्रिन, ठीक है। ये सारी इसकी अदर कैटेगरी में आती हैं। अब मेन है इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये जो इसकी ड्रग्स हैं दो तरीके से काम करती हैं, दोनों मैंने दो अलग अलग दिखाया हुआ है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है, सोडियम चैनल एग्जिस्ट इन 3 स्टेज। ये भी मैं आपको लोकल एनेस्थीसिया जब मैंने आपको बताया था तो अब आपको बताया था कि सोडियम चैनल की भी 3 स्टेज होती हैं, 3 फेज होती हैं। एक ही चैनल की बात हो रही है, 3 टाइप के चैनल नहीं है, एक ही चैनल है जो तीनों स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे सोडियम चैनल अंदर एंटर करता है तो उस टाइम पे जो पोटाशियम है आपका, सोडियम जब अंदर एंटर करता है सोडियम आयन तो पोटाशियम बाहर आता है और ये बैलेंस चलता रहता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि रेस्टिंग फेज चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर जितना बाहर पोटाशियम जा रहा है और उसके रेसिप्रोकल्स में जितना अंदर सोडियम आना चाहिए उससे ज़्यादा आने लगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जिस वजह से क्या होता है डीपोलराइजेशन, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट। और फिर आती है तीसरी इनएक्टिवेटेड स्टेट। इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो अंदर की तरफ मैंने आपको बताया था कि इसके 2 गेट होते हैं, एक एक्सटर्नल गेट जो सोडियम चैनल और एक अंदर का इंटरनल गेट। इंटरनल गेट के पास क्या होता है, इसका एक ब्लॉकिंग सिस्टम लगा होता है कि धीरे धीरे वो चैनल बंद होने लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो लीकेज करता है, थोड़ा सा ओपन रह जाता है, जिससे सोडियम के अंदर एंट्री होती रहती है, लेकिन वो फिर भी कैसा रहता है, इनएक्टिवेटेड स्टेट है। क्योंकि जितना एक्टिवेटेड था, अच्छा खासा सोडियम अंदर आ रहा था, उतना तो अब नहीं आ पा रहा ना, सिर्फ लीकेज हो रही है नॉर्मल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। अब ये उस इनएक्टिवेटेड स्टेट पे एक्ट करता है। देखो मैंने बताया पहले क्या होता है, रेस्टिंग फेज, उसके बाद एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड और फिर से रेस्टिंग, एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड और रेस्टिंग, ये चलता रहता है। अगर इनएक्टिवेटेड स्टेट आपकी डिले कर दी जाए, मतलब इसको प्रोलॉन्ग कर दिया, बड़ा कर दिया, तो रेस्टिंग और फिर उसके बाद एक्टिवेटेड स्टेज आने में टाइम लगेगा। यानी कि इसको एक्टिवेट होने के लिए पहले इनएक्टिवेट को तो पूरा करना, कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो अगर हम इसी को डिले कर देंगे तो एक्टिवेट अपने आप ही डिले हो जाएगा। और सोडियम किस लिए जरूरी है, सोडियम की एंट्री वो जरूरी है डीपोलराइजेशन के लिए, यानी कि एक्साइटेशन के लिए। और एपिलेप्सी में तो खुद एक्साइटेशन हो रही है, हमें तो डिप्रेस करना है, तो उस एक्साइटेशन को रोकने के लिए यानी कि हमें डीपोलराइजेशन रोकना पड़ेगा, यानी कि सोडियम चैनल की एंट्री को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा, सोडियम आयन को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एंटी एपिलेप्टिक्स डिले रिकवरी फ्रॉम इनएक्टिवेटेड स्टेट, इस स्टेज के ऊपर बाइंड होता है, सो रिड्यूस एक्साइटेबिलिटी। थोड़ा सा आपको मैं एक बार सोडियम चैनल के बारे में बता देता हूं। देखो ये आपका सोडियम चैनल है, इस तरीके से जब जितना सोडियम अंदर आ रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए जितने पोटेशियम को बाहर जाना चाहिए, अगर वो जाता रहे तो उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। और जब ज़्यादा सोडियम अंदर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेटेड स्टेट। तीसरी स्टेट आपकी इनएक्टिवेटेड, उसके अंदर क्या होता है, तो इसका एक तो बाहर होता है मेन गेट, दूसरा होता है इंटरनल गेट। इंटरनल गेट अगर आप इसका धीरे धीरे क्लोज होने लगे, ऐसे ऐसे ये ढक्कन इसका जैसा लग जाएगा इसको, तो अगर क्लोज होने लगे फिर भी थोड़ी सी स्पेस बचती है, उसे हम बोलते हैं लीकेज। तो यहाँ से लीक होता रहता है सोडियम मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस स्टेज पे आप हम बाइंड कराते हैं, क्या बाइंड कराते हैं, अपनी ड्रग को बाइंड कराते हैं। जब ये पूरी कंप्लीट तरीके से बंद हो जाएगा, या फिर यूँ कहे कि स्टेज को हम थोड़ा डिले कर दें, ठीक है। रेस्टिंग के बाद एक्टिवेटेड आ गया, एक्टिवेटेड के बाद जब इनएक्टिवेटेड आए, स्टेट को हम बढ़ा देंगे, तो दोबारा से एक्टिवेटेड आने में टाइम लगेगा, और दोबारा से टाइम लगेगा तो यानी कि डीपोलराइजेशन में टाइम लगेगा, एक्साइटेशन में टाइम लगेगा, और हमें एक्साइटेशन को ही रोकना है एपिलेप्सी के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, रिड्यूस होगी आपकी एक्साइटेबिलिटी। उसके बाद क्या होगा, प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल, जो मैंने अभी बताया, इनहिबिट जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अंदर सोडियम आ नहीं पाएगा जितना रिक्वायर्ड था, अंदर नहीं आएगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगी और नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जो रिड्यूस हो जाएंगे हमारे सीजर्स, या जो सिम्टम आपके एपिलेप्सी के सीजर आना वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे या प्रिवेंट भी हो सकते हैं। अब जो मैंने इस तरफ से जो रेड कलर में दिखाया है, ये ड्रग इस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। कौन कौन सी है, हाइड्रेंटोइन की सारी ड्रग, दोनों ड्रग, फेनेटोइन भी और फोस्फोफेनेटोइन भी। उसके बाद इम्यूनोस्टेबिन्स की भी दोनों ड्रग, कार्बामाजेपिन भी और ऑक्साविजिपिन भी, ये भी इसको फॉलो करती है। सोडियम वैल्पोरेट भी इसको फॉलो करता है, लेमोट्रिगिन और टोपिरामेट भी। यहां पे इस बात का ध्यान रखना कि सोडियम वैल्पोरेट दोनों तरीके से काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी ड्रग दोनों मैकेनिज्म से काम करती है, तो वो कौन सी आपकी सोडियम वैल्पोरेट। इसलिए मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये इस मैकेनिज्म से भी काम करती है और इस मैकेनिज्म से भी काम करती है। अब दूसरा मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या है। एक तो का सोडियम चैनल वाला, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। दूसरा गाबा एक्टिविटी को जो अफेक्ट करे। अब गाबा की एक्टिविटी अलग अलग तरीके से अफेक्ट हो सकती है।
सबसे पहले बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स की। दोनों ही मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि बेंजोडाइजेपिन क्या होता है, गाबा फैसिलिटेटेड है ये, ठीक है। गाबा फैसिलिटेटेड यानी कि गाबा के रिलीज को बढ़ाता है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए बोल दिया गाबा फैसिलिटेटेड। और गाबा क्या करता है, गाबा जैसे ही बाइंड होता है अपने पेंटामेरिक यूनिट होती है जो गाबा रिसेप्टर होता है उस पर जाके बाइंड होता है तो पेंटामेरिक यूनिट ओपन होती है और अंदर क्लोराइड आयन एंट्री करता है। जब मेम्ब्रेन के अंदर या फिर यूं सेल के अंदर क्लोराइड आयन बढ़ेगा, क्लोराइड कैसा है, नेगेटिव, तो उसकी वजह से होगा हाइपरपोलराइजेशन। पॉजिटिव की वजह से हो रहा था डिपोलराइजेशन, नेगेटिव अंदर गया तो क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। उस हाइपरपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो CNS वो डिप्रेस हो जाएगा और हमें डिप्रेस ही करना था। तो इस तरीके से होता है गाबा फैसिलिटेटेड, यानी गाबा की फैसिलिटी को बढ़ा दिया। बार्बिचुरेट किसको फॉलो करते हैं, गाबा माइमेटिक, गाबा के जैसा एक्शन खुद से परफॉर्म करते हैं, गाबा की एक्टिविटी नहीं बढ़ाते, उसकी जगह खुद ही काम कर देते हैं, तो उसे होगा गाबा माइमेटिक। सोडियम वेलप्रोरेट जैसे मैंने बताया कि उस तरफ भी काम करता है और इस तरफ भी काम करता है, दोनों तरीके से काम करता है। विगाबैट्रिन इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। गाबापेंटिन क्या करता है, गाबा रिलीज को बढ़ा देता है। और टिगाबिन क्या करता है, ब्लॉक रीअपटेक। अच्छा, इस बात को समझो, जब हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा कि एक आपका क्या होता है, न्यूरॉन होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक आपका रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, आपका पूरा अमीनो एसिड से क्या होता था, आपका न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होता था, सिंथेसाइज होने के बाद स्टोर होता था, स्टोर होने के बाद रिलीज होता था, रिलीज होने के बाद यहाँ पे ये अपना रिसेप्टर से बाइंड होकर फंक्शन परफॉर्म करता था। और कई क्या उसके बाद जो बचा हुआ था या फिर जब हमने इसके एक्शन को प्रिवेंट करना था तो उसका रीअपटेक हो जाता था प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के द्वारा, है ना। अब आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो गाबापेंटिन ड्रग क्या होती है, गाबा के रिलीज को बढ़ा देती है, गाबा के रिलीज को बढ़ाती है। यहाँ पे आपका गाबा रिलीज होना बढ़ गया, ज्यादा गाबा रिलीज होगा, अपने रिसेप्टर से ज्यादा बाइंड करेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और गाबा का फंक्शन क्या था, क्लोराइड चैनल को ओपन करना, और उससे क्या होगा, अंदर एंट्री होगी क्लोराइड आयन की, हाइपरपोलराइजेशन होगा, आपका CNS डिप्रेस होगा। टिगाबिन क्या करता है, ब्लॉक रीअपटेक। अब देखो, अगर इसका रीअपटेक होता रहा, गाबा का रीअपटेक होता रहा तो गाबा कम प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इसलिए हमें इसके रीअपटेक को रोकना है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गाबा रहे और गाबा अपना एक्शंस परफॉर्म करके हाइपरपोलराइजेशन कॉज करा दे, तो उससे भी CNS आपका डिप्रेस होगा। आई होप कोई सारा समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अल्टीमेटली सारा कर क्या रहा है, गाबा की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। और गाबा की एक्टिविटी थी क्या, इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड चैनल, अंदर हाइपरपोलराइजेशन होगा और उसकी वजह से आपका CNS डिप्रेस हो जाएगा। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं कुछ न्यू एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग आई है, न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की और इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो बात करते हैं न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक्स की। तो जो आपकी लास्ट कैटेगरी थी, जो आपकी हमने अदर्स के नाम से लिखी थी, तो आपकी न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक्स ही ड्रग्स थी। इसमें कौन कौन सी आती है आपकी, गाबापेंटिन, लेमोट्रिगिन, फेबामेट, टोपिरामेट, लोकेसामाइड एंड पैरम्पेनल। ये ड्रग्स आपकी न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक्स में आती है। अब आपको किस नाम से लिखो या अदर्स कैटेगरी में इनको डालो। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है इनका, तो वही मैकेनिज्म है जो मैंने आपको अभी बताया था, या तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे या फिर गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। सोडियम चैनल में क्या हो रहा था, सोडियम चैनल के अंदर सोडियम की एंट्री हो रही थी, उससे डीपोलराइजेशन हो रहा था, यानी कि एक्साइटमेंट हो रहा था, तो उसे तो हमने ब्लॉक करना है। और एक तरफ गाबा एक्टिविटी, गाबा क्या करता है, गाबा क्लोराइड क्या चैनल को ओपन करता है और क्लोराइड आयन क्या करते हैं, हाइपरपोलराइजेशन यानी कि CNS को डिप्रेस करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को तो बढ़ाना है और जो एक्साइट कर रहा था उसको हमें ब्लॉक करना है। अल्टीमेटली हमने CNS को डिप्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स आपकी काम करती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको इमीडिएटली ट्रीट किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, रिकरेंट अटैक्स ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर्स विदाउट रिकवरी। तो जब मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सीजर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जनरलाइज सीजर और पार्शियल सीजर। 3 टाइप थे आपके जनरलाइज के और 2 टाइप थे आपके पार्शियल के। तो जनरलाइज के अंदर जो पहला ही आपका एग्जांपल था वो कौन सा था, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। उसको अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूं तो उसमें क्या था, सबसे पहले क्या होता, ओरा डेवलप हो रहा था, यानी कि वार्निंग सिम्टम्स मिल रहे थे पेशेंट को, कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ होने लगता है जिससे आपको पता चल जाए, तो बॉडी में वार्मथ होती है, एक्साइटमेंट आने स्टार्ट होती है, जिससे पता चल जाता है कि अब एपिलेप्सी के आपको दौरे आने वाले, सीजर्स आने वाले हैं। उसके बाद क्या हो रहा था उसकी बॉडी के साथ, क्राई लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि उसकी बॉडी की सेंसेशन कॉन्शियसनेस तो जा रही थी विद क्राइंग, है ना, धीरे धीरे उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी। उसके बाद क्या हो रहा था, उसको फॉल ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर रहा था वो, जैसे जमीन पे गिरता था उसके बाद टॉनिक सीजर फॉलोड बाय क्लोनिक सीजर एंड फॉलोड बाय रिकवरी। टॉनिक एंड क्लोनिक आता था। टॉनिक में क्या होती थी, उसकी मसल फेसिकुलेट कर रही थी, है ना, पूरे के पूरी बॉडी के अंदर तोड़ मरोड़ हो रही थी। और क्लोनिक के अंदर क्या होता है, मसल के अंदर जर्क आ रहे थे, फेसिकुलेशन आ रही थी, बार बार ट्विचिंग हो रहा था उसकी बॉडी में, तो पूरी की पूरी मसल उसकी ऐसे हो जाती है जैसे टूटने वाली हो। और उसके बाद क्या हो रहा था, रिकवर कर रही थी उसकी बॉडी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो रिकवरी वाला फेज था वो गायब है, रिकवरी वाला आएगा ही नहीं, डायरेक्ट अटैक्स आने स्टार्ट होते हैं, एक अटैक, दूसरा अटैक, तीसरा अटैक, जिसमें टॉनिक क्लोनिक लगातार चलते रहते हैं। तो मसल के साथ जो होता है उस टाइम पे पूरी तोड़ मरोड़ जो होती है वो बहुत पेनफुल होता है। तो इसमें इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर रिकवरी तो मिली नहीं ना, तो इसको इंस्टेंट ट्रीट करना जरूरी है। कैसे ट्रीट करेंगे, इन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से इसको ट्रीट किया जाता है।
बात करते हैं एडीआर्स की, तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, हम नोट करेंगे एच, ठीक है, एच से तो हम स्टार्ट करें, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरट्रोफी की। हाइपरट्रोफी मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रोफी मतलब मसल मास की बात कर रहा है। जब आपकी बॉडी का मसल मास ज़्यादा हो जाए, यानी कि इसके अंदर वेट गेन होने लगता है ड्रग से, ठीक है, एपिलेप्सी में नहीं, एपिलेप्सी के लिए यूज़ की जाने वाली ड्रग्स में, तो क्या होता है, हाइपरट्रोफी होने लगती है, मसल मास इंक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मसल मास इंक्रीज। हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स, हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या होता है, मतलब बढ़ तो मसल मास ही रहा है, लेकिन अब बढ़ रहा है मसल के जो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। हाइपरप्लेशिया का मतलब भी यही होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और सब जनरली जब गम्स के अंदर होता है तो बहुत पेनफुल होता है वो, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मसल मास ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाय इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स उसकी बढ़ जाती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, यू आर वेरी अवेयर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेज वगैरह आते रहे। हिरसुटिज्म, ओवर ग्रोथ हो जाएगी बॉडी के ऊपर हेयर्स की, ठीक है, ड्यू टू एंड्रोजेनिक रिलीज। उसके बाद क्या है आपका हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, उसका सिक्रेशन डिक्रीज करा देती है ड्रग। उसके बाद आता है हाइपोकैलेमिया, जो कैल्शियम है उसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है। हाइपो मतलब कम, ये क्यों होता है, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ही डिक्रीज करा देता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। उसके बाद आपका हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर इसमें लो हो जाता है, ठीक है। तो ये थे एडीआर और सारी की सारी ड्रग्स, और हमने मैकेनिज्म के बारे में और एपिलेप्सी के बारे में पढ़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ डिस्कस करने की वो ये है कि एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं, एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ना कि किसी प्रकार का भूत प्रेत या किसी चीज़ का साया, जो आजकल हमारे देश में स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए लेकिन हो पाती नहीं है इतनी। पुराने टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, जनरली गांव में देहात में इस चीज़ को माना जाता है कि अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसमें भूत प्रेत है, उसके झाड़ फूक कराओ, ये कराओ, और पेशेंट को ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो बहुत ही दर्दनाक होती है। उस टाइम पर जब वो खुद ही अपनी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, उस टाइम उसे इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उसको पता नहीं कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कहीं उसे जूते सुंघाए जाते हैं, कहीं उसकी बॉडी को करंट लगाए जाते हैं, कहीं उसको ठंडे पानी से नहलाया जाता है, बहुत बुरा बुरा ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है। तो आपको मूर्ख नहीं, आपको अवेयर बनना है कि ये सब चीज़ें कहने की हैं। कोई भी झाड़ फूक, कोई भी काजी, कोई भी बाबा इस चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको मैनेज किया जा सकता है एपिलेप्सी को, और विद ड्रग्स किया जाता है। पढ़े लिखे होने से आप कम से कम इतने अवेयर तो हो ताकि आप दूसरे लोगों को अवेयर कर सको। इसमें पेशेंट को आपको ठीक करना है, ना कि उसे और दुख देना है। आई होप आपको मेरी बात और ये लेक्चर समझ में आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।